मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। आज पूरे 3 वर्षों के बाद विनय अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर भी अपने घर वालों को नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि अपने देश वापस लौट कर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतरकर विनय सोचने लगा कि पिछली बार जब उसकी पत्नी ईशा से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चले गए हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने शांति काकी के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया है। विनय जल्द से जल्द अपनी माँ बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। शांति काकी के घर जाते हुए वह गांव की हर एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए गए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब विनय शांति काकी के घर पहुंचा तो उसे देखते ही काकी के बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम लोगों का क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ काकी। ऐसा कहते हुए विनय इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। उसकी नजरें अपने माता पिता को ढूंढ रही थीं। तभी शांति काकी बोली, क्या हुआ विनय बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर विनय कहने लगा, काकी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? विनय की बात सुनकर शांति काकी हैरान रह गई। यह क्या बात कर रही हो बेटा? तुम्हारी माँ बाबूजी तो शहर में ही रहते हैं ना? मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर विनय के चेहरे का रंग उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन काकी, माँ बाबूजी तो कब से गांव वापस आ चुके थे और वो तो यहीं गांव में आपके घर पर रह रहे थे। तभी काकी हैरानी से बोली, नहीं विनय बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। तेरी माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। सावित्री से मिलने को तो मेरी भी आंखें कब से तरस गई हैं। यह सुनकर विनय की हैरानी का ठिकाना ही न रहा। वह गंभीर सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर विनय गांव के अन्य लोगों से भी पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ? यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फोन लगाकर उससे पूछना चाहा, तो पाया कि उसकी पत्नी का फोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर विनय वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। विनय को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा, तो विनय ने उसे सारी बात बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी के मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वह मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर विनय भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आया तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वहां कुछ लोगों द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और बहुत से गरीब और भूखे लोग वहां से प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में था।
उसके दाढ़ी और नाखून बड़े हुए थे और बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुसकर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोशिश करने के बावजूद भी अंदर जाने में नाकामयाब हो रहा था। वह कमजोर बूढ़ा व्यक्ति हिम्मत करके फिर प्रयत्न करने लगता, परंतु भीड़ में टिक पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा, तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बूढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विनय को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही विनय खाना लेने के लिए जाने लगा, तो एकाएक चौंक गया। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दे रही हो। एकाएक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जाते जाते अचानक रुक गया और वापस मुड़कर विनय ने उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया हो। वह देखकर दंग था कि मैले कुचैले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता राधेश्याम जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थीं और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। विनय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल के लिए तो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाए। फिर रूंधे गले से बोला, पिताजी, आप यहाँ इस हालत में, आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए विनय अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी राधेश्याम जी ने एक नजर उसकी ओर देखा और घृणा से उसे झटकते हुए कहा, हमारी इस हालत का जिम्मेदार केवल तू है, तो अब क्या लेने आया है मेरे पास? अपने माँ बाप पर दया आ गई या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? तभी विनय बोला, नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी राधेश्याम जी आंखों में गुस्से और नफरत के भाव लिए बोले, अच्छा, चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तू रोज फोन करता ही होगा, क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? राधेश्याम जी बोले तो विनय रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपका बेटा अपने माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाएगा? मैंने ईशा से आपके बारे में पूछा था तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव के शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो ईशा ने मुझे बताया कि आप लोग शांति काकी के मकान में किराए पर रहते हैं। उसने ये सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पीठ पीछे यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, विनय ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी राधेश्याम जी विनय को लेकर सावित्री जी के पास पहुंचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और राधेश्याम जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही विनय की आंखें आंसुओं से सरोबर हो गईं और उन्हें स्वर में विनय बोला, माँ। माँ स्वर सुनकर सावित्री जी की आंखें अचानक विनय की ओर देखने लगीं और उसे देखते ही गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे माँ कहकर बुलाने की? तू मेरा कोई नहीं लगता और यह समझ लेना कि हम भी तेरे लिए मर गए, चला जा यहाँ से।
तभी विनय रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को बस एक बार माफ कर दीजिए माँ। गलती मेरी ही है जो मैंने ईशा पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी उसे देकर मैं विदेश चला गया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में देखूंगा। लेकिन माँ, आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूंगा। माँ, आप खुद ही सोचिए, क्या आपका विनय आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है क्या? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए विनय अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। विनय ने अपनी माँ पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतजाम भी करवा दिया। इतने आलीशान होटल को देखकर राधे श्याम जी और सावित्री जी हैरान रह गए। तभी विनय बोला, माँ पिताजी, आप यहाँ आराम से बैठिए। सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर ले चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए, ताकि मुझे भी पता चला कि ईशा ने मुझे क्या क्या छुपाया है। बेटा, क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। हम तो खुद को बड़ी ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का हर पल शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसे बेटे बहू मिले। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का अच्छा व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। सारा दिन बहू अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती थी और सारे काम करने का जिम्मा केवल तेरी माँ का था। फिर राधे श्याम जी बोले, बेटा, ईशा बहू हमसे रोजाना बदतमीजी करती और यदि तेरी माँ कुछ बोलती थी तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब हम लोग नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। हमने बहू को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं उठा। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर तक कांप उठा था। दोपहर के समय जब वह घर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने बोला, माँ पिताजी, आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करिए और कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप हॉल में सोएंगे, क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेंगी। बहू की यह बात सुनकर राधे श्याम जी और सावित्री जी को बड़ी हैरानी हुई। तो राधे श्याम जी ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम बहू? हम हॉल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होंगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और सावित्री जी अंदर कमरे में बेड पर सो जाएंगी और मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगा। राधे श्याम जी बोले तो ईशा बोली, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हैं? यह उनका घर है और अब वह हमेशा के लिए यहीं रहेंगी। और आप लोगों से मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। ईशा ने गुस्से में कहा तो राधे श्याम जी बोली, बहू, तुम्हें मालूम है कि सावित्री जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे जमीन पर नहीं लेटा जाएगा। तभी ईशा भड़कते हुए बोली, वह सब मैं नहीं जानती। जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं। आप लोग अपना इंतजाम खुद देख सकते हैं। बहू ईशा की बात सुनकर सावित्री जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा विनय को फोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और विनय बेटा, यह बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा।
यह बात सुनकर विनय हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ पिताजी, मेरे पास तो आपका कोई फोन नहीं आया। अरे हाँ, याद आया, मेरा फोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने ईशा को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात की खबर कर दें। फिर राधे श्याम जी बोले, लेकिन बेटा, हमें बहू ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, तूने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर सावित्री जी बोली, बेटा, मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार विनय से बात करवा दो। तभी ईशा ने कहा, मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है। क्या हर बात पर आप लोग विनय को फोन लगाने की बात करते रहते हैं? वह वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं। और वैसे भी उन्हें सब मालूम है। उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे ईशा ने यह कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि ईशा आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है, तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर राधे श्याम जी नम आंखों से कहने लगे, बेटा, बहू ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था और हमने सोच लिया था कि यदि 2 रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होंगी। बेटा, एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो पूरा घर का काम तेरी माँ ही करती थी। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी घर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइएगा। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी हो तुम बहू, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी सास बीमार है? तुम्हें तो इसकी सेवा करना चाहिए, उल्टा तुम उसे काम बता रही हो। इस पर समधन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए। दवाई खा लेंगे तो राहत मिलेगी और काम में मन भी लगेगा। और वैसे भी तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो बेटा, मुझे समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से में कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करेंगी। फिर सावित्री जी बोली, बेटा, उस दिन के बाद ईशा बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई घर में जाकर अपने लिए खाना बनाकर लाते और खा लेते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किटी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उस दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने को भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कहा गया। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त हो गईं। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने के कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ मोहिनी जी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी ईशा, तुम ही इन लोगों को तरस खाकर घर में बैठाए हुए हो, निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देती इन लोगों को? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन्हें घर में रहकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान का इस तरह बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटिए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बताते हुए सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी,
बेटा तू नहीं जानता, बहू बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते? गांव वाला मकान भी अब अपना नहीं रहा था। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के तूफान झेलकर तेरे पिताजी भी बीमार रहने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने लगता था। हम कहाँ जाते, कैसे खाते? इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा? सावित्री जी के पूछने पर विनय ने कहा, माँ, आप लोगों को घर से निकालने के बाद ईशा ने मुझसे कहा कि आप लोग तो शांति काकी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो उसने बताया कि आपका फ़ोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ, क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात ज़रूर करते, यूँ बिना बताए ना जाते। इसलिए मैंने जल्दी काम निपटा कर ईशा को खबर किए बिना भारत वापस आ गया। आपसे मिलने के लिए मैं सबसे पहले गांव में ही गया था, लेकिन वहाँ शांति काकी ने बताया कि आप तो वहाँ गए ही नहीं थे। माँ बाबूजी, मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था, इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो इस जालिम औरत को मज़ा चखाने का समय है। मैं कसम खाता हूँ माँ, अगर उसे उसकी औकात ना दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर विनय अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। उसी समय ईशा की माँ मोहिनी बोली, बेटी ईशा, तूने अपने सास ससुर को यहाँ से तो निकाल दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा? अरे माँ, आप भी क्या बात करती हैं? जब उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फ़ोन कैसे करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक तो वे दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहेंगे? ईशा ने हंसते हुए कहा। तभी मोहिनी जी बोली, लेकिन बेटी, अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी? फिर ईशा ने कहा, माँ, जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। यह बातें करते हुए वे दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी विनय अंदर चला आया और उसे देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया और ठिठक कर उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप सूंघ गया क्या? ऐसा कहते हुए ईशा की माँ ने दरवाजे की ओर देखा तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहीं विनय ने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। उसी समय विनय हंसते हुए बोला, देखा, हैरान रह गई ना मुझे देखकर? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। विनय की यह बात सुनकर ईशा और उसकी माँ मोहिनी की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि विनय ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद विनय ईशा के पास आया और बोला, ईशा, एक खुशखबरी है। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूंगा। मैंने तुम्हारा वीज़ा भी बनवा लिया है। हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना भी नहीं हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उन्हें यहीं रहने के लिए इंतजाम करवा दूंगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो। यह बातें सुनकर ईशा की बाँछें खिल उठी। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी मोहिनी जी
जो यह सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, ईशा बेटा, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये भी तो सोचो फिर मेरा क्या होगा। देखिए माँ, मैंने इतने दिन आपको रहकर आपकी सेवा की है, अब आप भैया भाभी के घर वापस चले जाइए। क्या कोई बेटे के घर भी इतने दिन रहता है? जाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब जब मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, विनय ने उसे फ्लाइट में बिठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ, तब तक विनय वापस ही नहीं लौटा था। ईशा ने घबराते हुए बैग में से अपना फोन निकाला। तभी उसने देखा कि फोन के पास एक कागज रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जाओ और खूब मजे करना विदेश में। अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान को अकेला और बेसहारा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ पिताजी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें। अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाएं तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ ही रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक ईशा ने यह पत्र पढ़ा तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज के उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज ईशा विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। इधर राधे श्याम जी और सावित्री जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर विनय ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल से उन्हें सीधा इस फ्लैट में लेकर आ गया। जैसे ही उन दोनों ने अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो इतना आलीशान घर देखकर वे दोनों हैरान रह गए। तभी विनय बोला, मेरे प्यारे माँ पिताजी को शादी की आज 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप लोगों को आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देकर राधे श्याम जी अश्रुपूरित आंखें लिए बोले, बेटा हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज माता पिता के साथ साथ विनय की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कुछ समय के बाद विनय के पास ईशा का फोन आया, लेकिन विनय ने उसका फोन काट दिया। उसने कई बार फोन लगाया लेकिन विनय ने नहीं उठाया। तब राधेश्याम जी के पूछने पर विनय ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसने ईशा को उसके बुरे कर्मों की सजा दी। इतना सुनते ही राधेश्याम जी और सावित्री जी परेशान हो गए। थोड़ी देर में ईशा का फिर से फोन आया तो राधेश्याम जी ने फोन उठाया। उधर से ईशा के रोने की आवाज आई और फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जिस कारण विनय ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्हें मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए ना, मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ। बाबूजी मुझे सबक मिल चुका है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ईशा के इतने कहने पर राधे श्याम जी और सावित्री जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर ईशा के आने का इंतजाम करवाया। 2 दिन बाद ईशा घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी
और उनकी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी, लेकिन उधर ईशा की माँ मोहिनी जी जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका था। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे और टीवी पर गाना बजा रहा था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।